हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परावर्तन की वीडियो पहले भी आ चुकी है, बट वहाँ पर परावर्तन जो था समतल पर था, और यहाँ पर जो परावर्तन हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण पर पढ़ेंगे। तो पहले गोलीय दर्पण पर परावर्तन पढ़ने से पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि ये गोलीय दर्पण होता है, क्या चीज़ है। गोलीय दर्पण जैसे कोई कांच का एक खोखला गोला होता है और उसे हम बीच से काट देते हैं। कांच का कोई खोखला गोला हो जाता है और उसे हम काट देते हैं, तब इसके हमारे पास दो पार्ट हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं, ठीक है। इन दोनों भागों में एक भाग इस साइड वाला बचता है, दूसरा भाग इस साइड वाला बचता है। अब हमें ये तो अभी कांच है, हमें दर्पण बनाना है, तो दर्पण बनाने के लिए इसके एक सिरे पर हम पुताई कर देते हैं। अब पुताई वो पारे की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, या फिर आयरन ऑक्साइड की भी हो सकती है। तो हमारे पास कंडीशंस दो हैं कि हम बाहर भी पुताई कर सकते हैं और अंदर भी पुताई करते हैं। तो हम क्या ना करें कि एक बाहर पुताई कर दें, एक अंदर पुताई कर दें, ठीक ना। तो हम इस वाले पार्ट पर अंदर की तरफ कलई कर देते हैं और इस वाले पार्ट पर बाहर की तरफ कलई कर देते हैं। कलई का मतलब पुताई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो ये इस वाले अंदर वाले भाग पर हम पुताई कर देते हैं, तो भीतर वाला जो धंसा हुआ तल है वो जो होता है पालिशदार हो जाता है, और उभरा हुआ तल जो होता है चमकदार हो जाता है। और जब उभरा हुआ तल चमकदार हो जाता है तब इसे हम परावर्तक तल भी कहते हैं, परावर्तक तल। और इस कंडीशन में इस दर्पण को हम नाम देते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो ये बड़े वाहन होते हैं, चार पहिया ट्रक या फिर कार, उनके ड्राइवर के बगल में जो वो शीशे लगे होते हैं, जो ये मिरर होता है, वो उत्तल दर्पण ही होता है। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला है, जब इसका उभरा हुआ सतह पालिशदार हो जाता है और धंसा हुआ तल परावर्तक तल होता है, तब परावर्तक तल होता है, तब इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। अब समझिएगा ध्यान से कि ये अवतल दर्पण हो गया और ये उत्तल दर्पण हो गया। तो उत्तल दर्पण क्या होगा, जब धंसे हुए भाग पर क्या किया हो, कलई किया हुआ हो, पुताई किया हुआ हो, और उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक तल हो, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और यदि उभरा हुआ वाला भाग पुताई किया हुआ हो और धंसा हुआ भाग परावर्तक तल का हो, तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। अब समझते हैं दूसरा चीज़, इस खोखले कांच की गोली में, जब ये खोखला कांच का गोली है, तब इसका कोई एक केंद्र भी होगा। इसका क्या होगा, एक केंद्र होगा। इसका केंद्र होने के साथ साथ इसकी त्रिज्या भी होगी। इसकी क्या होगी, त्रिज्या। अब उसी चीज़ को हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं कि दो शब्द आते हैं हमारे पास, एक वक्रता केंद्र और एक वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और तथा वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो पहले वक्रता केंद्र तो हम ये बोलेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलीय कोष का भाग होता है, ठीक ना। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलीय कोष का भाग होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे इस वाले का केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं, इसका केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं, कुछ यहीं पर ऐसे ही होगा, सटीक नहीं हो सकता, ठीक ना। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको मिल चुकी होगी। वक्रता त्रिज्या कैसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलीय कोष का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात यहाँ इसके खोखली गोलीय कोष के केंद्र से लेकर इसकी परिधि के तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तब यहाँ पर जब इसे दर्पण की बात करेंगे, तब इसी ये क्या होगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। ये दोनों में क्या होगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब जो अगला शब्द आता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, ठीक ना, पोल ऑफ मिरर। तो दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इसका ये दर्पण है, अब इस दर्पण का जो मध्य बिंदु मान लेते हैं कि यही होगा, अब इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला जो आता है टॉपिक, वो है मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना, कि दर्पण के ध्रुव और इसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो लाइन है इधर भी आउट कर सकती है, इधर भी आउट, क्योंकि ये जो किरणें हैं एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती हैं, तब ये लाइन आगे इधर उधर लेना पड़ता है। तब यहाँ पर दर्पण का ध्रुव और इसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर दर्पण का एक कैपिटल सी का वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। आई होप ये चीज़ आ गया होगा। मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। इसके बाद जब बात करते हैं हम फोकस की, तो फोकस क्या होता है इस चीज़ का, चलिए समझते हैं। मुख्य फोकस, ठीक ना। अब यहाँ पर आता है दो चीज़ें, मुख्य फोकस और फोकस तल।
मुख्य फोकस तथा फोकस तल। ये फोकस तल क्या होता है, जैसे आपको दो चीज़ें पता होंगी, जैसे बिंब क्या होता है, प्रतिबिंब, एक बिंब होता है और दूसरा प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब, बिंब मीन्स ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब मतलब इमेज, ठीक ना। अब ये बिंब और प्रतिबिंब होता है क्या, ठीक ना। जैसे जिस स्थान से निकलकर, ठीक ना, प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं उसे बिंब कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक हम दर्पण ले लेते हैं और ये कोई दर्पण इस तरीके का है, ठीक ना। अब यहाँ से कोई भी किरण निकल जाती है, जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ से निकल रही है, यहाँ से कोई किरणें निकल रही हैं और यहाँ पर आके दर्पण पर ये आपतित होती हैं। जब ये दर्पण पर आपतित होती हैं तो ऐसे इंटरसेक्ट भी करती हैं, निकल भी सकती हैं। अब यहाँ से जब किरणें निकल रही हैं तब इसे कहते हैं बिंब कहते हैं, वस्तु कहते हैं, ठीक ना। तो प्रकाश की किरणें जिस स्थान से निकलकर दर्पण पर आपतित होती हैं उसे बिंब कहते हैं, ठीक ना। तो आई होप बिंब समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब क्या होता है कि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काट देती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, काट देती हैं, जैसे इस तरीके के, ठीक ना। मान के चलते हैं ये किरण आ रही प्रकाश की, इधर से ये किरण आ रही है, अब ये ये इधर निकल जाती है और ये भी इधर निकल जाती है। अब यहाँ पर इसे काट देती है और जब ये यहाँ पर इसको काट देती है तो इस स्थान पर इसे प्रतिबिंब कहते हैं, जो इमेज बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो बिंब और प्रतिबिंब का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। बिंब वहाँ से जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर दर्पण पर आपतित होती हैं उसे बिंब कहते हैं, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब जब ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो अब ये किरणें कैसे एक दूसरे को काटती हैं चलिए समझते हैं। चलिए अब बात आती है मुख्य फोकस तथा फोकस तल, ठीक ना। अब ये फोकस तल क्या होता है, जैसे मैं दोनों दर्पण बना लेता हूँ, ये हमारा अवतल दर्पण हो जाता है और इधर ये हो जाता है और उत्तल दर्पण। अब दोनों में कंडीशंस क्या बनती हैं कि यदि ये इसका मुख्य अक्ष हो जाता है, ये इसका पोल हो गया P, यहाँ पर इसका ये वक्रता केंद्र C हो गया, तो दर्पण से जब कोई भी किरण समांतर आपतित होकर, ठीक ना, आपतित होकर मुख्य अक्ष के समांतर आकर, समांतर आने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं, ठीक ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक ना। यहाँ से आई किरण, यदि इधर से निकल गई, यहाँ से आई, ये इधर से निकल गई, तो अब यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसे हम फोकस तल कहते हैं, कैपिटल F कहते हैं। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जब यदि हम इसे उत्तल दर्पण में देखते हैं तो ये इसका मुख्य अक्ष होगा, इधर इसके वक्रता केंद्र होगा, ये इसका ध्रुव P होगा। अब जब इधर परावर्तक तल है तो किरणें इधर से आती हैं, और किरणें जब इधर से आती हैं तो इधर मुख्य दर्पण पर आपतित होती हैं, और जब दर्पण पर आपतित होती हैं तो इधर ही तो पूरी तरीके से जा नहीं सकती क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है, इधर इनका मार्ग बंद है, तब ये किरणें इधर ही निकल जाती हैं, ठीक ना। जब ये किरणें इधर निकल जाती हैं परंतु ये किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटती हुई मिलती हैं, ठीक ना। ये थोड़ा सा इस तरीके का, ठीक ना, ये किरणें इधर निकल जाती हैं लेकिन ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक ना, इधर, और ये किरण ये इधर मिलती है और ये इधर बाहर निकल जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट हो जाता है ये फोकस हो जाता है, तो फोकस और यहाँ पर भी फोकस, ठीक ना। फोकस क्या होगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम फोकस कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर ये उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, फिर यहाँ पर ये आभासी रूप से मिल नहीं रही हैं लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए यहाँ पर ये आभासी फोकस हो जाता है और यहाँ पर वास्तविक फोकस हो जाता है, ठीक ना। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे मुख्य फोकस और इसका फोकस तल यही होगा। अब फोकस दूरी क्या होता है, ठीक ना, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये फोकस दूरी हमेशा फोकस तल से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक ना। अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम लोग किरण आरेख कि किरणें कहाँ से आती हैं तो कहाँ चली जाती हैं, कहाँ निकल जाती हैं, ठीक ना। किरण आरेख, किरण आरेख, किरण आरेख हमारे पास 3 होते हैं, और पहला जो किरण आरेख होता है, ठीक ना, हम इसके अगर अवतल दर्पण में ले लेते हैं यहाँ पर,
ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो जाता है, ये इसका दर्पण का ध्रुव P हो जाता है, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र C हो जाता है, यहाँ पर इसका फोकस F हो जाता है। ठीक ना। अब समझिएगा, यदि किरण, कंडीशंस हैं, यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं तो वे दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ठीक ना। यदि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो दर्पण के फोकस से जाती हैं, ठीक ना, परावर्तन के पश्चात। यदि जो दूसरा किरण आरेख है वो ये कहता है कि यदि कोई किरण है, ठीक ना, इस तरीके का, इस दर्पण को बना लेंगे अवतल दर्पण, ये दर्पण का ध्रुव P हो जाता है, इधर इसका फोकस F हो जाता है, इधर वक्रता केंद्र C हो जाता है। यदि कोई किरण इसके वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, इसके वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस निकल जाती है। ठीक ना। यदि वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस निकल जाती है। जो तीसरा है अवतल दर्पण में, उसको भी यहीं पर ड्रा कर देते हैं। ठीक ना, इस तरीके का। यदि कि ये इसका दर्पण का ध्रुव P हो जाता है, इधर इसका वक्रता केंद्र C, इधर इसका फोकस F। इस कंडीशन में यदि जो मुख्य किरणें हैं यदि फोकस पर आपतित होती हैं तो फोकस पर आपतित होती हैं और फोकस पर पड़ने के पश्चात दर्पण से जब परावर्तन हो जाता है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये ठीक ना। ये तीनों चीज़ें आपको, तीनों किरण आरेख ध्यान रखने होंगे। दूसरा जो किरण आरेख है, यदि इसे हम अवतल दर्पण में बना देते हैं, ठीक ना, तो अवतल दर्पण में जब बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का बनता है, क्योंकि यहाँ पर आभासी रूप से मिलती हैं किरणें, वास्तविक तो मिल नहीं सकती हैं। ठीक ना। ये इसका मुख्य अक्ष हो जाता है, इधर ये P और इधर इसका वक्र या फोकस दूरी F हो जाता है, फोकस, और यहाँ पर वक्रता केंद्र C। यदि दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो ये फिर से कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन ये निकल कहाँ जाती हैं, ये किरणें बाहर की तरफ निकल जाती हैं। ठीक ना। ये अवतल दर्पण का बन जाता है। दूसरा जो किरण आरेख है, यदि वक्रता केंद्र पर आपतित होती हैं तो वक्रता केंद्र से ही वापस निकल जाती हैं। तो यहाँ पर ये उत्तल दर्पण बना देते हैं इस तरीके का। ये दर्पण का जो ध्रुव P हो गया, ये इसका फोकस F हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक ना। यदि कोई किरण यहाँ पर इसके वक्रता केंद्र पर आपतित होती है इस तरीके की, तो ये परावर्तन के पश्चात यहीं से निकल जाती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह इसके वक्रता केंद्र को टच करते हुए जा रही है। जो लास्ट है उसे हम बनाते हैं थोड़ा सा इसे इरेज करके। ठीक ना। उत्तल दर्पण का तीसरा वाला, ठीक ना। यदि कोई किरण है, इधर F हो गया, इधर इसका वक्रता त्रिज्या कैपिटल C हो गया। ठीक ना। यदि कोई किरण इसके मुख्य फोकस पर आपतित होती है, ठीक है, तो मुख्य फोकस पर आपतित तो जरूर होती है लेकिन उधर जा नहीं पाती है। जब जा नहीं पाती है तब ये जब दर्पण से परावर्तन होता है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपको तीनों चीज़ याद रखने होंगे। यदि दर्पण जो प्रकाश की किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा, यदि इसके वक्रता केंद्र पर आपतित होती हैं तो वक्रता केंद्र से ही वापस निकल जाती हैं, और यदि इसके फोकस पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, अर्थात जब हम अनंत पर वस्तु रख देते हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके वक्रता केंद्र पर रख देते हैं या वक्रता केंद्र से दूर रखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा खिसका कर। कुल मिलाकर हम अवतल दर्पण में 6 कंडीशंस लेते हैं और उत्तल दर्पण में हमारे पास केवल 2 कंडीशंस बन पाती हैं। तो उन सब चीज़ों को समझेंगे और इसके साथ ही UVF में संबंध भी, UVF क्या है इसे अब अगली वीडियो में